हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन करने वाले हैं आरबीएससी केमिस्ट्री बोर्ड का पेपर 2018 का। मैं आपको पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। और ये 2018 का जो पेपर था उसमें एक दो क्वेश्चन जो थे आपके बीच में सिलेबस में कुछ चेंजेज हुए थे, तो उस हिसाब से थोड़े अलग है। मैंने उनकी जगह अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, बाकी पेपर वो का वही है। तो स्टार्ट करते देखो। फर्स्ट है कि विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन आर्सेनिक इज डॉप्ड विथ जर्मेनियम। जब आर्सेनिक को जर्मेनियम में मिक्स करेंगे तो कौन से तरह का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो आर्सेनिक जो है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, एक पेंटावेलेंट एलिमेंट है। और अगर अपन इसको डालने वाले हैं आर्सेनिक को, तो ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाएगा जर्मेनियम क्रिस्टल में, तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड विच जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपन को एक लेबल डायग्राम बनाना है डायलिसिस का, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड का। तो ये अपना डायग्राम हो जाएगा। अगर इसमें अपन दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रोडायलिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम और कॉपर दो के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी पूछे जाते हैं। आप सब जानते होंगे कि ये हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऑफ-बो प्रिंसिपल के एक्सेप्शन में आते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होना तो 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करवा देंगे, 4s1 3d5 इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ वन ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन से होते हैं, जो यूरेनियम के बाद आते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। और एक एग्जांपल आप 92 के बाद का कोई भी लिख सकते हैं, जैसे लॉरेंसियम लिख दिया 103। नेक्स्ट है राइट द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। इसके अलावा +2 और +4 भी शो करते हैं, लेकिन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। और अपन ऐसे लिखते हैं Ln सारे लेंथेनॉइड के लिए, और ऊपर क्या लिखते हैं, +3। नेक्स्ट है राइट द आईयूपीसी नेम। आईयूपीसी नेम लिखना है। तो देखो इसमें सबसे पहले इसका लिखेंगे, तो इसका तो हो गया पोटेशियम। उसके बाद अपन किसका लिखेंगे, लिगेंड। लिगेंड कितने, 3, तो अपने लिख दिया ट्राई। और ऑक्जिलेट है तो ट्राई ऑक्जिलेटो। इसके बाद आयरन की अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो 3 आएगी, तो रोमन नंबर में लिख देंगे। क्योंकि इसमें जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसे पता चला, क्योंकि आगे पॉजिटिव आयन दे रखा है, इसलिए नाम में पीछे अपन क्या लगाएंगे, 8। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन लिखनी है। तो वुड रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन है। एग्जाम में जब भी आप लिखे तो आप क्या कीजिए कि जो अपने आर होता है उसकी जगह कोई अल्काइल ग्रुप लिख लिया करे। तो जैसे आर की जगह अपन ने CH3 लिख दिया, एक्स की जगह Cl लिख दिया, तो CH3Cl, फिर 2Na कर दिया, फिर वापस Cl CH3 लिख दिया। ऐसे अपन याद करने में आसानी रहती है। और क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ठीक है। और क्या निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वुड्स रिएक्शन है, और ये किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है। नेक्स्ट है DDT का पूरा नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा, पैराडैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। और ये इसका स्ट्रक्चर है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, लेकिन आप लर्न कर ले, कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछते हैं। नेक्स्ट है आईयूपीसी नाम बताना है एसीटोन का। तो एसीटोन कीटोन है, और कीटोन का ये एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और इसका जो नाम हो जाएगा, आईयूपीसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट है राइट द प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ ब्यूनास। ब्यूनास की प्रिपरेशन रिएक्शन लिखनी है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, इन दोनों को मिक्स करेंगे। कौन सा पॉलीमराइजेशन करेंगे, को पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ब्यूनास बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विच कन्फर्म दैट द ग्लूकोज हैज 6 कार्बन एटम लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। तो देखो ये रिएक्शन जो है HI के साथ, जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेक्सेन में, ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, और वो भी सारे के सारे किस में जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट चेन में। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर। एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का स्ट्रक्चर बनाना है। तो सैकेरिन, मैंने सिर्फ नाम लिखा है, अब बुक में से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं ड्रॉ करना भूल गया, तो आप स्ट्रक्चर बना ले सैकेरिन का, ठीक है। और एक सैकेरिन को ऑर्थो सल्फो बेंजेनेमाइड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। तो ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम है, ठीक है। और ये इसके साइड में रिएक्शंस लिखी हुई है, तो अगर सारी याद होती है तो बहुत अच्छी बात है आपको। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलिका इन कॉपर मेटलर्जी। तो देखो कॉपर की मेटलर्जी में FeO एक इम्प्योरिटी होती है, इसे कहते हैं गैंग।
अब इसको इनसॉल्यूबल चीज़ में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए ऊपर से क्या डालते हैं, सिलिका। सिलिका को यहाँ पर इम्प्योरिटी हटाने के लिए डाला जा रहा है, ऐसी चीज़ को फ्लक्स कहते हैं। फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, FeSiO3, जो कि एक इनसॉल्यूबल चीज़ है, और उससे अपन क्या कहेंगे, स्लेग। नेक्स्ट है कॉपर शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट, वेयर एज कॉपर क्लोराइड शो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ओनली इन मॉल्टन स्टेट। देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसको आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, कॉपर की जगह मेटलिक कंडक्टर कह सकते हैं, और कॉपर क्लोराइड की जगह आयोनिक कंडक्टर कह सकते हैं। तो देखो जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, इसलिए सॉलिड मॉल्टन सब स्टेज में कंडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन कॉपर क्लोराइड जो कि बेसिकली आयनिक कंपाउंड है, इनमें आयन तो होते हैं, लेकिन ये आयन फ्री टू मूव नहीं होते। ये फ्री टू मूव कब होंगे, जब इस आयनिक कंपाउंड को या तो आप पानी में डिसॉल्व कर लेंगे या मॉल्टन स्टेट होगी, तब ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। नेक्स्ट है ड्रॉ डायग्राम ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का है, और ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। मैंने दोनों ही बना दिए, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ये कैसे पता चला स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, तो इस वाले स्क्वायर को जो 4 स्क्वायर डायरेक्टली टच कर रहे हैं उनके सेंटर को मिलाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, इसमें हेक्सागन बनेगा। ठीक है, इसमें 2 डायमेंशन को एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इसे ए टाइप भी कहते हैं, क्योंकि हर लेयर जो है, सॉरी हर जो मतलब लाइन जो है वो दूसरी वाली लाइन के, मतलब दूसरी वाली लाइन पहले वाली लाइन के ठीक ऊपर है, जबकि इसमें अलग अलग बनती है। ये पहली है, ये दूसरी है, दूसरी के जो स्क्वायर है वो पहली के ऊपर नहीं आ रहे, जबकि तीसरी के आ रहे हैं, तो पहली को ए कहेंगे, तीसरी को वापस ए कहेंगे। नेक्स्ट है जनरल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिक्रीज एट इंक्रीज इन टेम्परेचर, और एक अपन को क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल दे रखा है। तो देखो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, और अगर हमेशा एक्सोथर्मिक होगी इसका क्या मतलब होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर, ला चैतलियर, ले चैतलियर, जो भी आप रीड करना चाहो। नेक्स्ट है सेकंड, ये क्वेश्चन था अपन को वेट बाई वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, और कह रहा है कि कितने ग्राम NaCl है। तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे, W/V परसेंटेज का, ऊपर क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम, और इनटू क्या करेंगे, 1000, क्या कर देंगे, सॉरी 100, परसेंटेज है तो क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन 200 वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है देखो, और मास परसेंटेज की जगह 5% दे रखा था, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 10 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE का डायग्राम बनाना है, ये SHE का डायग्राम है, अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। और रिएक्शन इन्वॉल्व इन फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के अंदर क्या रिएक्शन होती है, तो फ्यूल सेल वैसे पूरा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्यूल सेल की रिएक्शन है, ये कैथोड की है, ये एनोड की है, और ये इसकी क्या है, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन तो बहुत सिंपल सी है, 2s2 + O2 2s2। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्रिक, मैग्नेटिक नेचर। किसका समझाना है, इसका, इसको अच्छे से समझे। देखो जिसका समझाना हो उसमें जो भी मेटल है सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर लिख देंगे, एटॉमिक नंबर लिखने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये कोबाल्ट था तो इसकी जगह X लिख दिया, यहाँ 6 थे तो 6 लिख दिया अपन ने। फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 लिख दिया, और इक्वल में जो इस पूरे के ऊपर चार्ज होगा वो लिख देंगे, और X की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब 3 आ गई तो अब कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय कोबाल्ट थर्ड का लिखेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे क्योंकि +3 आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने S से निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन D से निकाल दिया, तो 4s0 3d6 हो गया। फिर अपन इसका ये जो अपने बॉक्स वाला डायग्राम होता है ये बना लेंगे, ये 3d, ये 4s, ये 4p, और आगे 4d भी होगा वो भी ड्रॉ कर देते हैं। फिर 3d में 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। इसके बाद अपन को देखना है कि ये लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग, तो Fe जो होता है वीक लिगेंड होता है, तो अगर वीक लिगेंड होगा तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग कर देंगे। तो अब पेयरिंग नहीं हो रही, ठीक है, पेयरिंग नहीं करेंगे। अब अपन को टोटल कितने बॉक्स चाहिए, तो जितने यहाँ लिगेंड है, यहाँ कितने लिगेंड है, 6,
उनको उनके डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 6। तो 6 अपन को बॉक्स चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो एक तो S, 3P और 2D, एक S, 3P और 2D, तो क्या हो जाएगा sp3d2। तो 1 4s 3 4p और 2 4d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगी। अब देखो 3d को ऐसे कैसे शो किया, और 1 2 3 4 5 6 इनको अपन ने एक साथ बना लिया sp3d2 हाइब्रिड के, और पीछे कितने रह गए 3, तो ये लिख दिए रिमेनिंग 4d ऑर्बिटल। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें जो फ्लोरीन होगा 6 लॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा और बॉन्ड बनाएगा। ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ऐसे बना दी अपन ने। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, और पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी, एक भी अनपेयर्ड होगा तो अपन क्या लिखेंगे, पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। तो देखो SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में होती है, और पहले स्टेप में कैटायन बनता है, और कैटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब इनमें से 3 डिग्री कौन बनाएगा, ये 3 डिग्री बनाएगा, ये 2 डिग्री बनाएगा, ये 1 डिग्री बनाएगा, और इसमें तो सिर्फ मिथाइल है, तो यही इसका इसी ऑर्डर में इनकी क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। सेकंड है कि ये 2 रिएक्शन दे रखी है, इसे कंप्लीट करो। तो पहली रिएक्शन में KOH के साथ रिएक्शन करानी है, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NOH, कुछ भी लिख सकते हैं। बस याद इतना रखना है कि ये KOH या NOH जो है वो एक्वस है या अल्कोहलिक है। अगर एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, और अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन करानी है। तो यह एलिमिनेशन होगा, इस जगह से Cl निकल जाएगा, इस जगह से H निकल जाएगा, और बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों है, क्योंकि HBr जोड़ना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, जो पेरोक्साइड। तो जनरली जो HX का जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन से होता है। आप सब नहीं जानते तो मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है कि जो डबल बॉन्डेड से 2 कार्बन होंगे, उसमें से जो नेगेटिव पोर्शन होगा, जैसे HBr जोड़ना चाहते हैं तो HBr का नेगेटिव पोर्शन क्या है, Br, वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम है। लेकिन अगर जुड़ने वाली चीज HBr हो और प्रेजेंस पेरोक्साइड की हो, ये दोनों साथ में हो, तो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। उल्टा करेंगे, तो अगर ये पेरोक्साइड नहीं ले रखा होता तो मैं Br यहाँ जोड़ता और H यहाँ जोड़ता, लेकिन क्योंकि पेरोक्साइड ले रखा है तो Br यहाँ जोड़ूंगा और H यहाँ जोड़ूंगा, उल्टा करूंगा, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या करूंगा, एडिशन करूंगा। याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में लगता है, जब जुड़ने वाली चीज HBr हो और प्रेजेंस किसकी ले रखी हो, पेरोक्साइड। खाली HBr हो तो भी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कराना है, या HCl लेकर पेरोक्साइड ले रखा हो तो भी मार्कोनिकॉफ कराना है। एंटी मार्कोनिकॉफ तभी होगा जब HBr और पेरोक्साइड दोनों साथ में हो। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज इन 20 मिनट विद अ करंट सप्लाई दे रखी है, और कितना मास डिपॉजिट होता है। तो मास डिपॉजिट अपन फेराडे इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू ZIT। अब Z तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, Z की जगह E/F रख देंगे। E क्या होता है, जो अपने क्या, एक तो अपन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं, और यहाँ निकालेंगे इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। वो कैसे निकालेंगे, मोलर मास जो होता है उसको अपन उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो CuSO4 जो होगा उसमें क्या बनेगा, Cu+2 बनेगा। तो Z की जगह E/F किया, और E कैसे निकाला, मोलर मास को 2 से डिवाइड किया। 2 से क्यों किया, यहाँ ऊपर चार्ज कितना है, +2। और F की जगह 96500, वो तो क्वेश्चन में भी दे रखा है, और सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बाहर से जो आएगा वो एक तरह का क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। देखो यहाँ पर अपन जो जितने भी अपने एल्डिहाइड कीटोन वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। पहले ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इधर जाने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब जो बाहर से आएगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जिन पे इलेक्ट्रॉन रिच खुद होते हैं, और वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या पॉजिटिव चार्ज है, तो वो बेसिकली यहाँ पर आके जुड़ना चाहेगा। अब यहाँ पर 2 प्रॉब्लम हो सकती है जो इसकी रिएक्टिविटी हैंडल करेगी। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं
तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को आसानी से जुड़ने नहीं देंगे, तो बल्कियर ग्रुप होंगे तो वो रिएक्टिविटी कम कर देंगे। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, अगर प्लस आई इफेक्ट वाले तो वो इस प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और कम कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि उसे तो प्लस चार्ज ही चाहिए। तो प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और माइनस आई वाले बढ़ाते हैं। और इन दोनों ही प्रॉब्लम की वजह से देखो कीटोन जो होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि दो बल्कियर ग्रुप है और दोनों का प्लस आई है, दोनों ही चीज़ें रिएक्टिविटी घटा रही है। उसके बाद ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि इस पर एक बल्कियर ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट का, इस पर कोई ग्रुप नहीं जुड़े हुए। तो सबसे जो यहाँ पर ऑर्डर लिखना मैं भूल गया, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HCHO। उसके बाद जो होगा उससे कम रिएक्टिव होगा CH3CHO, और सबसे कम होगा CH3COCH3। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और क्यों। तो कौन दिख रहा है, एल्डिहाइड ज़्यादा होता है, क्योंकि कीटोन में तो हमेशा ही दो बड़े ग्रुप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने एल्केनोइक एसिड बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब आप किसी से भी कंपेयर करो, इवन अल्कोहल से भी कंपेयर करो। तो यहाँ मेरी बात ध्यान सुनना, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट बाकी सब कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ दें उन सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इनका भी बाकी सबसे ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अल्कोहल से ज़्यादा क्यों है। तो देखो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने जा रहे हैं, तो एक्सटेंसिव एसोसिएशन होता है, क्योंकि ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और इतने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं कि इवन इनकी वेपर स्टेज में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पूरी तरीके से नहीं टूट पाते, और यही वजह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है अपने को इन तीन में अपन को ये समझाना है कि किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो देखो एसिडिक नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, देखो ये सब H दे देंगे, तो H देने के बाद इन सब पे CO माइनस बन जाएगा जो कि कार्बोक्सिलेट आयन है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I -M, ये इसे स्टेबलाइज करेंगे और एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसे डिस्टेबलाइज करेंगे, किसको, कार्बोक्सिलेट आयन को, और एसिडिक नेचर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब अपन को सिर्फ ये देखना है कि कौन कैसा है। तो OCH3 जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तो क्या करेगा, एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, ये घटाएगा, और इस पर कोई नहीं लगा हुआ। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी एसिडिक नेचर, इसका होगा, उसके बाद इसका, और सबसे कम इसका। एक चीज़ याद रखें, एसिडिक नेचर अरेंज करने के बाद अगर आपको पूछे Ka का ऑर्डर समझाइए, किसका पूछे, Ka का, तो जो एसिडिक नेचर है मतलब इस तरफ बढ़ रहा था तो इसी तरफ Ka का ऑर्डर भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको pKa का पूछे तो pKa का ऑर्डर उल्टा होता है, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी pKa की वैल्यू उतनी कम होगी। ये सबसे ज़्यादा एसिडिक था, देखो इसकी वैल्यू सबसे कम है, ये सबसे कम एसिडिक था तो इसके pKa की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एक क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने वाले टेस्ट लिखे। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टोलेन रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने टोलेन रिएजेंट का लिख दिया है। देखो टोलेन रिएजेंट क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या कहते हैं, टोलेन रिएजेंट कहते हैं। ये एल्डिहाइड के साथ ब्राइट सिल्वर मिरर बनाता है, लेकिन कीटोन के साथ ऐसा कुछ नहीं करता, और ये उसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीमर यूज्ड इन नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल। तो देखो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो मोनोमर है वो कौन सा है, टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C+C, और फिर H2H2 की जगह F2F2 लगा देना है, तो ये टेट्राफ्लोरोइथीन है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर जिसमें सारे मोनोमर यूनिट सेम होते हैं, तो PVC, PN, और हेट्रोपॉलीमर के जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या हो जाएगा, ब्यूना S, ब्यूना N, ये किसके हो जाएंगे, हेट्रोपॉलीमर के एग्जाम्पल, या फिर आप कोपॉलीमर भी लिख सकते हैं, कोपॉलीमर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या है, दो दो यूनिट है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन को हेलोफॉर्म रिएक्शन लिखनी है और साथ में ये भी बताना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन पे फोकस करते हैं। देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बीच में क्या होता है, CO बॉन्ड तो होता ही है। हेलोफॉर्म रिएक्शन तब भी होगी जब दोनों में से किसी एक तरफ CH3 होना चाहिए। तो एल्डिहाइड के केस में तो सिर्फ यही हो सकता है। कीटोन के केस में या तो दोनों तरफ CH3 हो तो भी चलेगा, या फिर एक तरफ CH3, एक तरफ कोई भी एल्काइल ग्रुप हो चलेगा, लेकिन एक तरफ CH3 जरूर होना चाहिए। ऐसे जने हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। किसके साथ रिएक्शन करानी है, NaOH के साथ, जिसे सोडियम हाइपोहेलाइड कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो आप कीटोन लोगे इसका जो होगा ONA वाला फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, हेलोफॉर्म बनेगा। हेलोफॉर्म जैसे NaOX लेंगे तो हेलोफॉर्म लिख देंगे। अगर मैं NaOCl लूँगा तो यहाँ पर CHCl3 बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। अगर मैं NaOI लूँगा तो यहाँ CHI3 आयोडोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। एक और रिएक्शन है, देखो ये और ये रिएक्शन सेम है। इसमें देखो C डबल बॉन्ड O रहा, ये CH3 रहा, दूसरा कुछ भी जुड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं प्रूफ ये करना चाह रहा हूँ कि NaOX के साथ रिएक्शन कराने पर इस डबल बॉन्ड का कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो वैसा का वैसा ही रहा। रिएक्शन सिर्फ वहाँ होती है जहाँ रिएक्शन सेंटर होता है। ये CH3 हट गया, उसकी जगह ONA लग गया और CHCl3 बन गया, ठीक है। तो ये दोनों आप प्रूफ हो गई। अच्छी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म पूछी जा सकती। नेक्स्ट है वाई एस्प्रिन यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। तो देखो एस्प्रिन जो होती है वो एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन की होती है और यही वजह है एस्प्रिन को हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल लिया जाता है। क्योंकि हार्ट अटैक में बहुत बार क्या होता है, ब्लड वेसल्स में क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाते हैं, ठीक है। और यही वजह है एस्प्रिन जो होती है वो आपको पेन किलर के फॉर्म में, जैसे अक्सर सुना होगा जो फीमेल्स जो होती है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय क्या करते हैं कि पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी एस्प्रिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेनेल जो होती है वो कौन से टाइप की ड्रग है। तो इक्वेनेल एक तरह की ट्रैंक्युलाइजर है जिसे क्या करने, स्ट्रेस और मेंटल डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक। वर्ड का क्या मतलब है, ऐसी ड्रग्स जो फीवर को रिड्यूस करे उसे एंटीपायरेटिक ड्रग कहते हैं। और जितने भी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक आती है वो इसी कैटेगरी में आती है। पैरासीटामॉल भी एक तरह की क्या है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। इवन एस्प्रिन भी एक नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ही है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ ड्रग विच इज यूज एज फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। देखो सिफिलिस एक क्या थी, बैक्टीरियल डिजीज थी और पॉल इरलिच जो थे उन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई और उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था, ये एंटीबायोटिक का नाम है और इसका ये दूसरा नाम है साल्वर्सन। और ये पहली ड्रग थी जिसे सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट टू डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो देखो एडजॉर्प्शन जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे इकट्ठा होना होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो उसमें पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे अगर आप एक डायग्राम बना सकते हैं, दो ऐसे बॉक्स बना दें, एक में अपन रखेंगे सिलिका और एक में अपन क्या रखेंगे, अपने कैल्शियम क्लोराइड पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, कैल्शियम क्लोराइड, और दोनों में वाटर वेपर है, ठीक है। तो सिलिका वाले केस में जो वाटर वेपर है वो उसकी सिर्फ सरफेस पे इकट्ठी होती है। ये तो कौन सा हो गया, अपने एडजॉर्प्शन हो गया। जबकि CaCl2 के केस में वो पूरे में अंदर भी चली जाएगी, तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। एक अपन को पॉइंट याद रखना है कि एडजॉर्प्शन जो होता है स्टार्ट में फास्ट होता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती है, जबकि एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट यूनिफॉर्मली होता रहता है। एक हेट्रोजीनस कैटालिस्ट का कोई भी एक इक्वेशन लिखनी है तो हेट्रोजीनस कैटालिस्ट वो होते हैं जिसमें कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट से मैच नहीं करती। तो देखो यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस है, जबकि कैटालिस्ट PT है जो कि कैसा है, सॉलिड। तो ये एक हेट्रोजीनस कैटालिस्ट है। ये रिएक्शन आपके P ब्लॉक में अलग से भी है। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन पूछा हुआ है किसका, SO2 का। इसमें एक रिएक्शन में O2 गायब है तो आप O2 भी जोड़ दें, ठीक है। 2SO2 + O2 2SO3 बन जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्कोहल से पेट्रोल या गैसोलीन बनाने के लिए किस जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो ZSM-5 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो वो एमिनो एसिड जो अपनी बॉडी खुद नहीं बना पाती वो एसेंशियल एमिनो एसिड है, उसे अपन डाइट के साथ ही लेना पड़ेगा। और जो अपनी बॉडी खुद बना सकती है उसे नॉन एसेंशियल कहेंगे।
तो विच कैन बी सिंथेसाइज बाय बॉडी, बॉडी बना पाती है तो नॉन एसेंशियल, बॉडी नहीं बना पाती डाइट के साथ लेना पड़ेगा तो एसेंशियल। दोनों के दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। ग्लाइसिन एलेनिन ये नॉन एसेंशियल में आते हैं, लाइसिन आर्जिनिन एसेंशियल में आते हैं। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनफोल्डिंग एंड अनकॉइलिंग ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर चेंज किया या पीएच चेंज की, उसे अपन क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब डीनेचुरेशन में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड वैसे के वैसे रहते हैं। इसका क्या मतलब है, डीनेचुरेशन में कभी भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, ये सिर्फ इसी के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है दो रिएक्शन दे रखी है, अपन को इसको कंप्लीट करनी है। दोनों ही बहुत अच्छी रिएक्शन है। देखो पहली रिएक्शन में एमाइड की पहले रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो एमीन बनेगा, और फिर एमीन की रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। दोनों ही नेम रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें देखो अपन ने एमाइड की रिएक्शन या KOH NaOH कुछ भी ले सकते हैं तो एमीन बन गया। और दूसरी में अपन ने क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करें, ये कार्बिल एमाइन रिएक्शन है जिसमें आइसोसाइनाइड बन जाता है। ठीक है, दूसरा जो दे रखा है ये अपन को दे रखा है नाइट्रोबेंजीन, इसका रिडक्शन कराना है तो इससे एनिलीन बन जाएगा, और फिर NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पहले नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन और दूसरे में एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। एक अपन को क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने एनिलीन के, तो ये आपके एनिलीन के रिजोनेटिक स्ट्रक्चर मेरे सजेशन है आप सारे अच्छे से याद कर ले, 5-6 है, और कोई ना कोई रिजोनेटिक स्ट्रक्चर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे ऑप्शन में, मैंने दोनों के कंबाइन कर दिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलिटी की डेफिनेशन लिखनी है तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ, या ये वो रिएक्टेंट की पावर है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन सच में डिपेंड करती है, उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और एक्चुअल में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रिएक्शन में, उसे अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक रिएक्शन है 2A + 3B, तो इसकी मॉलिक्यूलिटी कितनी हो गई 5। लेकिन अगर मान लो मैं इसका रेट लॉ लिखता हूँ, और रेट लॉ में अपने ऐसे लिखा हुआ है कि A की पावर 1 और B की पावर 0, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 1 ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी राइट 2 मेन बैरियर इन केमिकल रिएक्शन। तो कौन से होते हैं, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। रेट लॉ के कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन का क्या लिखना है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है। और फिर एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपके NCERT में दे रखा है। आपको कह रहा है कि 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 10 टाइम्स होता है हाफ लाइफ का। ऐसा किसके लिए प्रूफ करना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो 99% कंप्लीशन का क्या मतलब है कि अगर इनिशियल अमाउंट 100 है तो R जो कि T टाइम बाद में रहेगी वो क्या होगी, 100 माइनस 99.9 मतलब 0.1। देखो सेम ऐसा क्वेश्चन है कि 75% कंप्लीशन, तो ये मैंने सॉल्व नहीं किया, ये आप खुद करना। R0 कितना हो जाएगा 100, और R कितना रह जाएगा 100 - 75, तो बोले तो कितना हो जाएगा 25। फिर अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का फॉर्मूला लिखेंगे 2.303, T की जगह क्या लिख देंगे, T 99.9, मतलब ये तो सिंबल है। R0 की जगह 100 लिख देंगे, स्मॉल r की जगह 0.1। अपन को T 99.9 निकालना है तो K को इधर लिया है। ठीक है, 2.303 की जगह ऐसे कैसे, ये पॉइंट हटा देंगे, ऊपर लग जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का लॉग निकालेंगे तो कितना आएगा 3। 3 को 2.303 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ गया। T आपका फॉर्मूला अपन को डायरेक्ट याद है 0.693/K होता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। सेम ऐसे कैसे आप ये क्वेश्चन भी है, ट्राई करके देखें आता है या नहीं आता। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज O2 वाइल सल्फर इज S8Y। तो देखो सल्फर में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो कैटेनेशन में जो प्रॉपर्टी होती है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं तो S8 बना लेते हैं, ऑक्सीजन में कम होती है। ठीक है, इसलिए वो नहीं कर पाते। एक और क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड आता है, जैसे पूछते हैं कि लार्ज डिफरेंस क्यों है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में, किसके बीच में, ऑक्सीजन और सल्फर। तो देखो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, सल्फर S8 के फॉर्म में, तो उसे बॉयल मेल्ट करने के लिए आपको कितने ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, किसमें, सल्फर के केस में। ठीक है,
इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको एग्जाम पूछे कि लार्ज डिफरेंस क्यों है, तो लिखेंगे इस फैक्ट की वजह से कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है और सल्फर जो है उसमें 8 एटम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी हुई है कि स्लेक लाइम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ। ये आपके 10th स्टैंडर्ड की रिएक्शन है। स्लेक लाइम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट है अपने कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। C2H5OH, ये आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी की होगी, PCl5 के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ये बन जाएगा। और XeO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, ये XeO3 का स्ट्रक्चर है जो कि पिरामिडल शेप का है। नेक्स्ट है H2S और H2O, दोनों सेम दिख रहे हैं लेकिन H2S गैस होती है, H2O लिक्विड। तो ऐसा क्यों? तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से H2O जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल पास में आएंगे और वो किस स्टेज में हो जाएंगे? लिक्विड। जबकि H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकते, इसलिए ये गैस के फॉर्म में होंगे। एक अपने क्वेश्चन है कि वाइट फॉस्फोरस को जब 473 केल्विन और हाई प्रेशर पर हीट करते हैं तो क्या होता है, और 573 पर हीट करते हैं तो क्या होता है? तो जब अपन 473 और हाई प्रेशर पे करते हैं तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है, जबकि अगर 573 पर करते हैं बहुत दिनों के लिए तो रेड फॉस्फोरस बनता है। एक अपने रिएक्शन है कि XeF6 2H2O, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो XeO2F2 4HF बनता है। मैं आपको एक और होमवर्क देता हूँ, अब बताओ XeF6, यहाँ पर मैंने 2H2O के साथ रिएक्शन कराई, अगर खाली H2O के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बनता? ऐसा मत सोचना सिर्फ नंबर सेम किया तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, नहीं बनेगा। अब बताइए मुझे क्या प्रोडक्ट होगा। HClO4 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो HClO4 का स्ट्रक्चर बनाना, इससे पहले अपन ऐसे लिखेंगे HOClO3, ठीक है। अब इसका कैसे होगा, देखो ACl लिया और अपन क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन हमेशा ऐसा जोड़ेंगे, उसके बाद जितने भी ऑक्सीजन बचते हैं वो सारे डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे कैसे? HClO2, HClO3, HClO4, इन सब के स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। इथेनॉल से इथीन बनने की रिएक्शन की अपन को मैकेनिज्म लिखनी है। तो सबसे पहले स्टेप में देखो, इथेनॉल जो होता है एसिडिक, इसका डिहाइड्रेशन होता है, तो जो एसिड होगा वो H+ देगा, ये H+ जो होगा वो इधर OH पे जाके जुड़ जाएगा। फिर ये वाला बॉन्ड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन देके ये इसको इधर से निकाल देगा, H2O निकल गया, प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, या CH3CH2 बन गया। अब ये CH3 जो इसका पड़ोसी CH3 है उसका बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और H फ्री हो जाएगा, H+ जो अपन ने एसिड से लिया था वापस फ्री हो जाएगा और ये क्या बन गया, इथीन। ये आपके मैकेनिज्म के स्टेप हो जाएंगे। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एंजाइम यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। कौन सा होता है इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए? जाइमेज। राइट द केमिकल इक्वेशन। फिनॉल जो है क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करके सैलिसैल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? सैलिसैल्डिहाइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे भी पूछी जा सकती है, फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन लिखो। नेक्स्ट है हाउ टू कन्वर्ट मीथेनॉल इनटू इथेनॉल। तो देखो ये बहुत एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है, आपको मीथेनॉल से क्या बनाना है, इथेनॉल। तो पहले आपको इथेनॉल बनाने वाला रिएक्टेंट तैयार करना होगा, तो आप मीथेनॉल की रिएक्शन PCl5 से करा दें, क्या बन जाएगा, CH3Cl। फिर CH3Cl की रिएक्शन अपन ने Mg से करा दी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड से करा दी तो इथेनॉल बन गया। और भी कोई मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, जैसे पहली रिएक्शन ये का यही करे, CH3Cl बना दे, दूसरी रिएक्शन आप वुड्स रिएक्शन करा दें तो वुड्स रिएक्शन से C2H6 बन जाएंगे, और फिर एल्केन से आप अल्कोहल बनाने के स्टेप लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके, तो मैंने ये 3 इस्तेमाल किए, ठीक है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन H2SO4 से होता है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग करने पे प्रोडक्ट भी अलग अलग बनते हैं। अगर 413 लेंगे तो ईथर बनेगा, 443 लेंगे तो क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, ठीक है। एक और रिएक्शन होती है जो इससे भी कम टेम्परेचर पे होती है, जिसमें इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, लेकिन वो अपने NCERT में दे नहीं रखी। और लास्ट है अपने फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने की रिएक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से आप प्रिपेयर करें। तो इसके साथ अपने 2018 का जो पेपर था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोई केमिस्ट्री के बोर्ड का पेपर कराऊंगा।
तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।